ओके प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है परासरण और परासरण दाब, यानी जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, पदार्थों के वहन की जो क्रिया है उसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, जिसमें एक होता है विसरण और दूसरा होता है परासरण। जो परासरण की क्रिया है वो स्पेशली अधिकांश जो परासरण क्रिया है वो सजीवों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं विसरण। विसरण की जो क्रिया होती है वो अधिकांश नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो आपके निर्जीव होते हैं उसमें ज़्यादातर विसरण की क्रिया होती है, और जो परासरण की क्रिया होती है वो ज़्यादातर लिविंग यानी कि सजीवों में होती है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि कोई भी पदार्थ जो है वो फैल रहा है, तो फैलने का कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका विसरण की क्रिया की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एक गैस दूसरी गैस में विसरित हो जाती है, मतलब एक गैस दूसरी गैस में पूरी तरह से समाविष्ट हो जाता है, और गैसों में जो विसरण की क्रिया होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। मैं बात डिफ्यूज़न की कर रहा हूँ, यानी विसरण की क्रिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका गैस होती है उसके बीच में जो अंतराणिक दूरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक गैस बहुत ही आसानी से दूसरी गैस में सम्मिश्रित हो जाती है, मतलब विसरित हो जाती है। तो विसरण क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं। परासरण की क्रिया क्या है, परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, ये सारी बातें अपने चर्चा करेंगे। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थों के फैलने की क्रिया को हम विसरण कहते हैं, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थों के फैलने की क्रिया को हम विसरण कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अगर परफ्यूम लगा के आता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परफ्यूम लगा के आता है, तो आपने देखा होगा कि उसके जो परफ्यूम है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है, जबकि आपको पता है कि कमरे में परफ्यूम नहीं था, यानी कमरे में परफ्यूम का जो गंध था वो नहीं था। लेकिन उस इंसान के आ जाने की वजह से जो परफ्यूम होता है वो अधिक सांद्रता से किधर जाता है, कम सांद्रता की तरफ। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थों का फैलाव या पदार्थों का जो वहन होता है उसे हम विसरण कहते हैं। इसका उल्टा होता है आपका परासरण, और परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम बताने चाहते हैं परासरण किसे कहते हैं। परासरण विलायक से विलयन की तरफ विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से फैलने की क्रिया या वहन होने की क्रिया को हम परासरण कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, विलायक का विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से फैलने की क्रिया को या वहन होने की क्रिया को हम परासरण कहते हैं। या फिर आप दूसरी परिभाषा बता सकते हैं, कम सांद्रता रखने वाले विलयन से अधिक सांद्रता रखने वाले विलयन की तरफ विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से फैलने की क्रिया को हम परासरण कहते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से फैलने की क्रिया को या वहन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। यानी जो आपके अर्धपारगम झिल्ली होता है, तो अर्धपारगम झिल्ली बाहर से वो छिद्र आपको नहीं दिखाई दे सकते, अपनी आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके अंदर यानी जो आपका अर्धपारगम झिल्ली है उसमें बहुत ही अति सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं वो छिद्र पाए जाते हैं, और उस छिद्र के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ विलायक का कण एक विलयन से दूसरे विलयन की तरफ अगर सांद्रता में परिवर्तन है तो सिर्फ अर्धपारगम झिल्ली के छिद्रों की सहायता से सिर्फ विलायक का कण एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। विलेय का कण उस अर्धपारगम झिल्ली से नहीं वहन कर सकता, यानी कि विलायक का कण अर्धपारगम झिल्ली से पार तो जा सकता है, यानी कि एक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा सकता है, लेकिन विलेय का कण अर्धपारगम झिल्ली के छिद्रों से नहीं जा सकता। अगर हम झिल्ली की बात करें तो आपको पता है अपारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है और पारगम में झिल्ली होती है। अपारगम मतलब विलेय और विलायक किसी को भी, यानी ऐसी झिल्ली जो विलेय और विलायक किसी को भी एक तरफ से दूसरी तरफ न जाने दे, वो अपारगम झिल्ली हो गई। दूसरा अर्धपारगम झिल्ली विलयन में रहा हुआ है, सिर्फ विलायक के कण को जाने दे, विलेय के कण को न जाने दे। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अर्धपारगम झिल्ली, यानी आधे को तो जाने दे रहा है, यानी विलायक को जाने दे रहा है लेकिन विलेय पदार्थ को नहीं जाने दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। और ऐसी झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों को
प्रवाह कर सके उसे हम कहते हैं पारगम झिल्ली। तो यहाँ पे आपको अर्धपारगम झिल्ली समझना है कि अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, विलेय के कण बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली की अगर हम बात करें तो जितने भी जंतुओं के यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, वो जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं जिसको आप मूत्राशय की थैली कह सकते हैं, जिसमें मेढक की मूत्राशय की थैली आ सकती है, सुअर की मूत्राशय की थैली आ सकती है, तो जो भी मूत्राशय की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर है वो स्पेशली अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। इसके साथ साथ ये संश्लेष नेचुरल अर्धपारगम झिल्ली है। इसके साथ साथ आपके पार्चमेंट पेपर है, सेलफोन पेपर है, बटर पेपर, ये सभी के सभी अर्धपारगम झिल्ली में आते हैं, लेकिन ये संश्लेषित अर्धपारगम झिल्लियाँ हैं। एक होता है सेल्यूलोज एसीटेट। तो सेल्यूलोज एसीटेट ये भी अर्धपारगम झिल्ली है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे परासरण की जो क्रिया है उसको हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पर एक पात्र हम ले लेते हैं। ये जो पात्र हमने लिया है, इस पात्र के अंदर हमने विलायक भर दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने पानी ले लिया, शुद्ध पानी हमने ले लिया। ठीक है, अब इसी शुद्ध पानी में हमें क्या करना है कि अर्धपारगम झिल्ली में विलयन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर आपका इस प्रकार हमने झिल्ली लगा दिया। ये थोड़ा सा पाइप आपको हमको दिखाना है। ये हमने यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये है अर्धपारगम झिल्ली। इस अर्धपारगम झिल्ली में अंदर की तरफ विलयन भरा जाता है और बाहर की तरफ जो है वो विलायक है। यानी कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है विलयन और इस पात्र में भरा हुआ है विलायक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि विलयन का जो आयतन था वो यहाँ तक, यानी ये जो चिन्ह आपको मैंने दिखाया है यहाँ पर था। उसके बाद में जब आप अर्धपारगम झिल्ली के अंदर भरा हुआ विलयन को विलायक के अंदर डालते हैं, तो मैंने आपको बताया कि विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से किधर जाते हैं, विलयन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो विलायक के कण हैं वो अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। जब अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से विलायक अंदर की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं विलयन के आयतन में क्या होगा, वृद्धि आएगी, यानी विलयन के आयतन वृद्धि आएगी। ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या दिख रहा है कि पहले विलयन का आयतन यहाँ पे था। जब हमने अर्धपारगम झिल्ली में लिए गए विलयन को विलायक में डाला था पहले, तो यहाँ पर आपका विलयन था। उसके बाद में जब इसके अंदर विलायक के अंदर इसको डुबाया गया तो परासरण की क्रिया के माध्यम से जो विलायक का कण था वो अर्धपारगम झिल्ली के अंदर रहे हुए विलयन के पास पहुंचता है, और जब विलयन तक पहुंचता है तो जो विलयन है उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि परासरण की क्रिया हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप ले सकते हैं पाई इज इक्वल टू एच डी जी, मतलब पाई परासरण दाब आप कह सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू एच डी जी, एच मतलब हाइट उसका बड़ा है, डी घनत्व है और जी है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपने आयतन बढ़ने से आप ये सिद्ध कर दिए हैं कि विलायक के जो कण हैं वो विलयन में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से विलयन का आयतन में वृद्धि होती है। पहले आयतन यहाँ पे था, फिर बाद में इतनी दूर तक आयतन बढ़ जाता है। तो ये आपका परासरण की क्रिया हुई। यहाँ पर हमने जो बताया वो विलायक का विलयन की तरफ प्रवाह बता दिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, जिसमें से हम यहाँ पे पात्र लेते हैं। उस पात्र के बीच में बीचों बीच जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये जो आपका है, ये जो बीच में लगा हुआ है ये है आपका SPM, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं हम अर्धपारगम झिल्ली। अब यहाँ पर आप विलयन ले लीजिए, यहाँ पे विलयन ले लीजिए जिसकी सांद्रता कम हो। तो ये आपका विलयन मान लेते हैं, हमको कलर भी देखना है। तो ऐसे में आप यहाँ ले सकते हैं 0.1 मोलर टी कॉपर सल्फेट का विलयन। आप ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो हल्के नीले रंग का होगा। अगर सांद्रता कम है तो हल्के नीले रंग का विलयन होगा। अगर कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता ज़्यादा है तो गाढ़े नीले रंग का विलयन होगा। दोनों का आयतन आपको क्या रखना है, समान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया है, ये भी कॉपर सल्फेट का विलयन है, लेकिन यहाँ पे जो है सांद्रता बढ़ा देंगे, ये 1 मोलर टी CuSO4। ठीक है, तो मान लेते हैं अर्धपारगम झिल्ली जो है इस पात्र को दो भागों में बांटता है। मान लीजिए आपका ये पात्र हो गया A और दूसरा पात्र हो गया B। अब ये जो आपका है बीच में अर्धपारगम झिल्ली हमने लगा रखा है। अब क्या होगा कि आप देख पा रहे हैं कि
ए पात्र की जो सांद्रता है वो 0.1 है, बी पात्र की जो सांद्रता है वो 1 मोलरिटी है। कॉपर सल्फेट का विलयन पहले में भी लिया गया, दूसरे में भी लिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसकी सांद्रता कम है तो ये हो जाएगा आपका हल्के नीले रंग का विलयन, हल्के नीले रंग का विलयन होगा। और ये होगा आपका गाढ़ा नीला, ये क्या हो जाएगा, गाढ़ा नीला विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि पात्र ए की सांद्रता कम है और पात्र बी की सांद्रता अधिक है, और उसके दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने, अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया है। तो हमने आपको बताया कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कणों का वहन अर्धपारगम झिल्ली से तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। जब दोनों की सांद्रता समान हो जाती है तो पराक्षण की क्रिया रुक जाती है। तो कम सांद्रता मतलब पात्र ए में लिया गया विलयन की सांद्रता कम है, पात्र बी में लिया गया विलयन की सांद्रता ज्यादा है। इसका मतलब है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कण का वहन होगा। अब यहाँ से पात्र ए में पात्र बी की तरफ विलायक का कण जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपका विलायक ये जो विलयन है बी में, उसके आयतन में धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि होगी, और इसके आयतन में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी। क्योंकि आपको पता है इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो यहाँ से विलायक का कण जब यानी ए पात्र से विलायक का कण जब बी पात्र की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं बी पात्र में रहे विलयन का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और ए पात्र में रहे हुए विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जब ये ए बी पात्र में विलायक आया तो मान लीजिए कि इसकी आयतन यहाँ तक आ गया। तो ऐसे कंडीशन में आप ये बता सकते हैं कि पात्र ए से पात्र बी की तरफ विलायक का कण का वहन हुआ है, जिससे बी पात्र का आयतन बढ़ गया है। इसके साथ साथ ये पराक्षण की क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। जब इन दोनों की सांद्रता समान हो जाएगा तो इन दोनों का जो नीला रंग है वो भी समान हो जाएगा। जबकि हमने पहले बताया था कि ए पात्र में लिया गया जो विलयन है वो हल्के नीले रंग का है, जबकि बी पात्र में लिया गया जो विलयन है वो गाढ़े नीले रंग का है। लेकिन पराक्षण की क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। जब दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी तो दोनों के जो रंग परिवर्तन था, हल्का और गाढ़ा, वो समान हो जाएगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कणों का वहन तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। और ये जो वहन है वो अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से ही होगा, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली सिर्फ और सिर्फ विलायक के कणों को प्रवाह देता है। अब सवाल यहाँ पर है कि ये जो आपका पराक्षण क्रिया है, पराक्षण क्रिया हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किशमिश को पानी में डाल दिया तो आपने देखा होगा किशमिश जो होती है वो फूल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका फूल है, फूल का खिलना और मुरझाना वो भी पराक्षण क्रिया पर आधारित होता है। इसके साथ अगर हम अगला बात करें तो आपको पता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड का यानी कि बीज का जो अंकुरण होता है वो भी पराक्षण क्रिया पर आधारित होती है। इसके साथ जो पौधे होते हैं, पौधे के जमीन से जो पानी का अवशोषण होता है और पानी का अवशोषण होने के बाद में वो पौधे के विभिन्न अंगों तक, यानी पत्ती है, टहनी है, यानी कि वहाँ तक पहुँचना भी पराक्षण क्रिया पर ही आधारित है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे पराक्षण की क्रिया आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं परासरण दाब। परासरण दाब बताने से पहले आपको हम बता देते हैं कि जो परासरण क्रिया है वो कैसे महत्व रखता है। ठीक है, चलिए अभी हम परासरण के कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपका होता है कच्चे आम को अचार बनाने के समय कच्चे आम को पहले काट लिया जाता है और काटने के बाद में उसके अंदर नमक मिलाया जाता है। तो जब कच्चे आम को अचार बनाने के समय नमक मिलाया जाता है तो नमक क्या करता है कि नमक की सांद्रता ज़्यादा होती है और कच्चे आम के अंदर जो रहा हुआ द्रव है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो आपका कच्चा आम है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो कच्चे आम से अचार बनाते समय हम नमक क्यों डालते हैं ये आपको पता चला। नमक डालने से जो कच्चे आम के अंदर जो विलायक है, द्रव के जो कण हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे जो आपका कच्चा आम है वो सिकुड़ जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कोई भी मुरझाया हुआ फूल है, उसको अगर आप पानी में डाल देते हैं तो मुरझाया हुआ जो फूल है जब पानी में पहुंचता है तो वो खिला खिला सा फूल हो जाता है। मतलब अगर फूलों का खिलना अथवा मुरझाना भी परासरण क्रिया पर आधारित होता है। तीसरी बात करें, हमने आपको बताया
कि किशमिश काफ़ी सिकुड़ा हुआ रहता है, उस किशमिश को अगर आप पानी में मिला दें, पानी में डाल दें तो वो किशमिश फूल जाता है। दूसरा उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि गाजर आपका है, तो गाजर सिकुड़ा हुआ है, गाजर अगर गर्मी की वजह से सिकुड़ गया है तो उसके ऊपर पानी का फव्वारा मतलब पानी का स्प्रे कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, पानी को अवशोषित कर लेता है, पराशरण क्रिया के माध्यम से पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे जो सिकुड़ा हुआ गाजर है वो बिल्कुल फूल जाता है, जिससे हमको ऐसा लगता है कि ये गाजर काफ़ी फ्रेश है। नेक्स्ट बात करें, जो हमारे अंदर आरबीसी है, यानी हमारे अंदर जो ब्लड सेल हैं, जिसको आप रुधिर कोशिका कह सकते हैं, तो ये जो रुधिर कोशिका है, अगर आप उसको शुद्ध पानी में डाल दें तो रुधिर कोशिका के अंदर जो द्रव है उसकी सांद्रता ज़्यादा है, और पानी जो होता है विलायक है, तो बाहर का पानी जो होता है रुधिर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे रुधिर कोशिका पूरी तरह से क्या हो जाती है, फूल जाती है। रुधिर कोशिका फूल जाती है। अगर इसी तरह कंटिन्यू रखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रुधिर कोशिका होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, यानी फट जाती है। नेक्स्ट बात आप कर सकते हैं कि जो रुधिर कोशिका है उसके अंदर जो द्रव है वो अगर उसको हम बाहर निकालना चाहें तो आप इतना कैसे ये कर सकते हैं कि रुधिर कोशिका जो है, रुधिर कोशिका को, यानी कि रुधिर कोशिका को हम 0.9% W/V, यानी कि रुधिर कोशिका को 0.9% W/V NaCl के सांद्र विलयन में जब हम डालते हैं, ध्यान रखिएगा कि रुधिर कोशिका को जब हम 0.9% W/V सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में डालते हैं, यानी उससे सांद्रता 0.9% W/V से सांद्रता NaCl की ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में रुधिर कोशिका के अंदर रहा हुआ जो द्रव है वो बाहर चला जाता है, जिससे जो रुधिर कोशिका होती है वो सिकुड़ जाती है। आपने ऐसा सुना होगा कि अगर किसी को लो बीपी है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो है, तो ब्लड प्रेशर लो है तो ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हुए सलाह देते हैं कि नमक को पानी में घोलकर पीजिए। जब वो नमक को पानी में घोलकर पीते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब नमक का पानी अंदर जाता है तो सांद्रता बढ़ती है। जब सांद्रता बढ़ती है तो जो आपका सेल है, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर जो है सोडियम क्लोराइड की सांद्रता बढ़ जाएगी। सोडियम क्लोराइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, जब आप बाहर से पानी पीते हैं तो पानी जो होता है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पर पानी का जो अस्थायीकरण है, मतलब स्टेबिलिटी, वो बढ़ जाती है। और जब पानी का अस्थायीकरण बढ़ जाता है तो जो बीपी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीपी कम होती है उसमें एक पानी की कमी भी बताई जाती है, यानी कि पानी अगर कम है हमारे शरीर में तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसलिए नमक वाला पानी पीने से कोशिका के अंदर पानी का जो संग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कोशिकाएं होती हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लो बीपी को मेंटेन करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का सांद्रता का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि यदि हाई बीपी वाला पेशेंट है तो हाई बीपी वाले जो पेशेंट होता है उसको ये बोला जाता है कि आप जितना संभव हो नमक की मात्रा कम उपयोग करें। यानी जो लो बीपी वाला है उसको डॉक्टर बोलते हैं नमक की मात्रा का उपयोग ज़्यादा करें, और यदि हाई बीपी वाला है तो उसको ये बोला जाता है कि आप नमक की मात्रा का उपयोग कम करें। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर पहले से ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर पहले से ज़्यादा अगर वो नमक का विलयन लेता है तो कहीं ना कहीं कोशिकाओं के अंदर जो पानी का संग्रहण करने की क्षमता वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बीपी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लो बीपी को मेंटेन करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के विलयन का उपयोग करते हैं, और जो आपका हाई बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको ये बोला जाता है कि आप सोडियम क्लोराइड के विलयन का उपयोग न करें। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे आपका मीट है, मीट को सुरक्षित रखने के लिए उसको नमक के विलयन में रखा जाता है, और अन्य जो भोज्य पदार्थ होते हैं, फल वगैरह होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए हम चीनी के विलयन का उपयोग करते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि मीट को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम क्लोराइड का विलयन का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि जब मीट की सतह पर बैक्टीरिया पहुँचता है, जब मीट की सतह पे बैक्टीरिया पहुंचता है तो मीट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में है, तो बैक्टीरिया के अंदर से जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। जब बैक्टीरिया के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है तो बैक्टीरिया के जो कोशिका होती है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसी प्रकार फ्रूट्स के लिए भी हम सांद्र चीनी के विलयन का उपयोग करते हैं। तो यानी कि भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो चीनी का विलयन है उसका उपयोग करते हैं। आइए अब अगर हम बात करें, ये तो कुछ उदाहरण हो गए, ये उदाहरण हो गया परासरण। अब परासरण
की क्रिया क्या है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ हमने आपको परासरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है उसको भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ हमने आपको बताया है कि सीड का जो जर्मिनेशन है, सीड का यानी कि जीवों का जो अंकुरण या बीज का जो अंकुरण होता है वो भी परासरण की क्रिया पर आधारित है। इसके साथ जड़ों से पानी का पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचने की जो क्रिया है वो भी परासरण की क्रिया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? सामान्य दाब से जिस उच्च दाब मान पर परासरण की क्रिया को रोकी जा सके उसे हम परासरण दाब कहते हैं। सामान्य दाब आप समझते हैं कि विलयन हो चाहे कोई भी चीज हो उसके ऊपर एक वायुमंडलीय दाब लगता है। अब एक वायुमंडलीय दाब ये सामान्य दाब हो गया। तो सामान्य दाब से जिस उच्च दाब पर परासरण की क्रिया को रोकी जा सके, सामान्य दाब से जिस उच्च दाब पर परासरण की क्रिया को रोकी जा सके उसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं और परासरण दाब को हम दर्शाते हैं पाई से। देखिए ऐसा है, अगर आप परासरण दाब को पी से दर्शा देते हैं तो अब सवाल यह है कि जो गैस का दाब है उसको आप कैसे दर्शाएंगे, इसलिए परासरण दाब को किससे दर्शाया जा रहा है? पाई से दर्शाया जा रहा है। तो परासरण दाब किसे कहते हैं आपको क्लियर हुआ। अब हम इसको समझाने के लिए उदाहरण, इसको समझाने के लिए हम एक आपका क्या ले लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं। हमने आपको बताया कि परासरण दाब को समझने के लिए हम एक फिगर लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पर हो गया पात्र ए और दूसरा हो गया पात्र बी। पात्र ए में हमने लिया है 0.1 मोलरिटी सांद्रता रखने वाला कॉपर सल्फेट विलयन, पात्र बी में हमने लिया है 1 मोलरिटी सांद्रता रखने वाला कॉपर सल्फेट का विलयन। ओके, यानी कि पात्र ए का जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है और पात्र बी के विलयन की सांद्रता ज्यादा है। परासरण की क्रिया होगी, परासरण क्रिया कहाँ होगी? ए से बी की तरफ। ठीक है, तो अब परासरण क्रिया होगी ए से बी की तरफ, यानी कि ए, ये जो आपको बीच में लगा हुआ ये है अर्धपारगम झिल्ली, तो ए पात्र में से विलायक का कण जो है वो बी पात्र की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर भी आपका एक एटीएम दाब है, यानी ये जो है इसका जो मुंह है वो खुला हुआ है, इधर भी इसका भी मुंह खुला हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो पात्र ए है उसके ऊपर भी एक एटीएम का दाब लग रहा है और पात्र बी जो है उसके ऊपर भी एक एटीएम का दाब लग रहा है। तो परासरण क्रिया कंटिन्यू चल रहा है ए से बी की तरफ। लेकिन हम परासरण दाब की बात कर रहे थे, तो ऐसा दाब यानी सामान्य दाब से जिस उच्च दाब पर परासरण की क्रिया को रोका जा सके, यानी कि परासरण की क्रिया रुक जाए, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हमें दाब कहाँ लगाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि हम ए पात्र पर दाब लगाते हैं तो परासरण की क्रिया और बढ़ जाएगी। अगर हम बी पात्र पे दाब लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम दाब लगाएंगे तो इसके आयतन में वृद्धि रुक जाएगी, और आयतन में वृद्धि रुक जाएगी तो जिससे पात्र ए से बी की तरफ आने वाला जो विलायक के कणों का प्रवाह है वो भी रुक जाएगा। इसका मतलब है कि हम पात्र ए पर दाब नहीं लगाएंगे बल्कि पात्र बी पे दाब लगाएंगे, जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए। तो अब हमने आपको बताया कि सामान्य दाब आपका P है और इससे उच्च दाब मान पर जिस पर परासरण क्रिया रुक जाए उसे हम परासरण दाब कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि जो सामान्य दाब है वो P है और P से, क्योंकि P दाब पर, यहाँ पे P दाब था, यहाँ पे भी P दाब है, तो P दाब पे परासरण क्रिया चल रही है, लेकिन परासरण क्रिया को रोकना है। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो सामान्य दाब है उससे उच्च दाब देना है। तो जो सामान्य दाब है वो P है, उससे उच्च दाब हमने कितना दे दिया? पाई एटीएम। कितना दे दिया हमने? पाई एटीएम। तो इस प्रकार पात्र बी पर अगर हम दाब दे दें तो जो परासरण की क्रिया चल रही है वो रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि जिस दाब पर, जिस सामान्य दाब से उच्च दाबमान पर परासरण क्रिया रुक जाए वही क्या है? परासरण दाब है। ठीक है, अब यहाँ पे परासरण दाब संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यानी परासरण दाब के बारे में डिटेल अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे वान टॉप और फेफर नामक वैज्ञानिक ने मंद विलयन लेकर के उसका परासरण दाब के बारे में अध्ययन किया। और उन्होंने पाया क्या कि मंद विलयन जब हम परासरण दाब का अध्ययन करते हैं तो मंद विलयन का परासरण दाब गैस के दाब के साथ संबंध रखता है। यानी कि परासरण दाब से संबंधित जो नियम देने वाले वैज्ञानिक थे उसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाले वैज्ञानिक थे वान टॉप और फेफर नामक। तो उन्होंने मंद विलयन लेकर के परासरण दाब का अध्ययन किया। तो जब किसी भी मंद विलयन का जो परासरण दाब होता है वो गैसीय दाब के साथ संबंध रखता है, इसलिए लगभग सभी गैसीय जो दाब संबंधी नियम हैं वो
परासरण दाब के साथ उपयोग किया, वान हाफ ने उसका उपयोग किया, जिसमें से पहला जो आपका पहला जो नियम है वो पहला नियम आपका है बायल वांट हाफ का नियम। ध्यान से समझिए, बायल वांट हाफ नियम क्या है। बायल वांट हाफ नियम स्थिर तापमान पर किसी भी मंद विलयन का जो परासरण दाब है उस के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभी हमने आपको बताया कि अगर सांद्रता समान हो जाए तो परासरण दाब समान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो परासरण दाब है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। जितना अधिक सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा आपको परासरण दाब देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको क्या बताया, स्थिर तापमान पर किसी भी मंद विलयन का जो परासरण दाब है वो उस विलयन के सांद्रता पर निर्भर करता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि स्थिर तापमान पर किसी भी मंद विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कि परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। आपको ये पता है सी बराबर होता है एन बाई वी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई समानुपाती एन बाई वी, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन के बाई वी, जहां पर के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, तो बायल वांट हाफ का नियम हमने आपको बता दिया, स्थिर तापमान पर किसी भी मंद विलयन का जो परासरण दाब है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब उसके बाद में जो दूसरा नियम है वो आपका है गेलुसाक वांट हाफ। ठीक है, तो गेलुसाक वांट हाफ यानी वांट हाफ ने ये दिया था, यानी ये आपको पता है बायल का नियम गैस का नियम आता है, गेलुसाक का भी नियम गैस के लिए आता है। तो पहला बायल वांट हाफ का नियम हो गया, दूसरा आपका हो गया गेलुसाक वांट हाफ का नियम। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, स्थिर सांद्रता पर किसी भी मंद विलयन का जो परासरण दाब है वो उसके तापमान के समानुपाती होता है, क्योंकि आपको पता है कि तापमान अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं विलायक के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो परासरण क्रिया भी बढ़ जाती है। तो परासरण क्रिया बढ़ेगी तो परासरण दाब बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि स्थिर सांद्रता पर, यानी कि किसी भी विलयन की सांद्रता स्थिर है, यानी जो आपका सांद्रता अगर स्थिर है तो ऐसे कंडीशन में उस विलयन का जो परासरण दाब है उसके तापमान के समानुपाती होगा, यानी तापमान बढ़ाने पर परासरण दाब बढ़ेगा, इसके साथ साथ तापमान कम करने पर परासरण दाब कम होगा। तो स्थिर सांद्रता पर किसी भी विलयन का जो परासरण दाब है वो तापमान के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू के टी। ओके, अब हम जो तीसरा नियम बताने जा रहे हैं वो आपका है एवोगैड्रो वांट हाफ। यहाँ आप लिख सकते हैं अवोगाद्रो वांट हाफ, यानी जो आपका तीसरा नियम है अवोगाद्रो वांट हाफ है। तो अवोगाद्रो वांट हाफ को कैसे बनेंगे, यानी कि यदि मान लेते हैं कि सांद्रता स्थिर है, दो विलयन है, दोनों विलयन की जो सांद्रता है वो स्थिर है, यानी कि निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन रखने वाले दो विलयनों के सांद्रता यानी कि कणों की संख्या यदि समान हो तो उनका परासरण दाब भी समान होगा। स्थिर तापमान और निश्चित मात्रा के आयतन के दो विलयन, निश्चित तापमान और स्थिर मात्रा के आयतन के दो विलयन का जो परासरण दाब है वो उनके कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है कि परासरण की क्रिया जो है वो संख्यात्मक गुणधर्म है। तो संख्यात्मक गुणधर्म है तो कहीं ना कहीं जो परासरण दाब है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। यदि दो विलयन जिनके आयतन समान है, जिनके तापमान भी समान हैं, तो उनकी जो परासरण दाब है वो निर्भर करेगा विलय के कणों की संख्या पर। यानी कि यदि किसी भी विलयन में कणों की संख्या ज़्यादा है और किसी विलयन में कणों की संख्या कम है तो कहीं ना कहीं परासरण होगा, और परासरण होगा तो आपको परासरण दाब लगाना पड़ेगा। मतलब समान ताप समान आयतन रखने वाले दो विलयनों का जो परासरण दाब है वो उनके कणों पे संख्या पर निर्भर करता है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं पाई समानुपाती एन। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए बायल वांट हाफ, गेलुसाक वांट हाफ और एवोगाड्रो वांट हाफ को अगर हम मिलाएं तो हमें परासरण दाब से संबंधित सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें से हम यहाँ लिख देते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई वी। आप ध्यान से इसको देखिए, तापमान अगर हम स्थिर रख देते हैं तो ये हो जाता है आपका बायल वांट हाफ,
यहाँ आप देख पा रहे हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी, यानी तापमान अगर हमने स्थिर कर दिया, तापमान स्थिर कर दिया तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो परासरण दाब है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका बॉयल वन हाफ। दूसरा, अगर हम तापमान और आयतन समान रखें, तापमान और आयतन अगर हम समान रखते हैं तो अवोगाद्रो वन हाफ हो जाता है, और अगर हम सांद्रता को समान रख देते हैं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, मतलब वो किसका हो गया, गलुसाक वन हाफ। अब हम क्या करेंगे, इस समानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका एन आर टी बाई वी। आर जो है वो गैस स्थिरांक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो परासरण दाब है वो गैस के दाब से संबंध रखता है, इसलिए जो आपका आर है वो गैस स्थिरांक है, उसको आप समानुपाती स्थिरांक भी कह सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई एम वी। हमने कुछ नहीं किया है, जो आपका मोल है एन उसके जगह पर रख दिया वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब भार बटे अणुभार, बाकी आरटी तो आपका था, भी नीचे था ही। तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू, अब देखिए भार बटे आयतन, तो भार बटे आयतन को हम क्या कहते हैं, घनत्व तो कहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी आर टी बाई एम। तो इस प्रकार आपके पाई यानी कि परासरण दाब निकालने के लिए हमारे पास सूत्र नंबर 1, 2 और ये आपका हो गया 3 और 4, यानी इस प्रकार आप परासरण दाब इसमें से मोल दिया हुआ है, गैस स्थिरांक आर का मान आपको पता ही है, टी टेम्परेचर है और वी वॉल्यूम है। यहाँ पे क्या है, सी कंसंट्रेशन सांद्रता है, आर गैस स्थिरांक, टी टेम्परेचर है, विलेय का वजन, गैस स्थिरांक, टी टेम्परेचर है, वी विलयन का आयतन है और यम जो है वो विलेय का अणुभार है। घनत्व तो आपको दिया है डी आर टी बाई एम। तो इस प्रकार ये आपके पाई यानी परासरण दाब निकालने से संबंधित आपका सूत्र यहाँ पे दिया मैंने। अब हमारे पास कुछ और भी वर्णन करने के लिए है, जिसमें से आपका होता है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, समपरासरी विलयन, हाइपरटोनिक विलयन और हाइपोटोनिक विलयन। परासरण दाब से साथ में हम आपको यहाँ पर 3 विलयन की बात करने वाले हैं, जिसमें से आपका समपरासरी विलयन और उसी को हम कह देते हैं समसांद्री विलयन, यानी कि समपरासरी विलयन कह सकते हैं या फिर समसांद्री विलयन कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो है वो है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करना, आप ध्यान से समझ जाइए। समपरासरी विलयन यानी कि 2 या 2 से अधिक विलयन जिनके परासरण दाब समान हो उसे हम समपरासरी विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक विलयन जिनका परासरण दाब समान हो उसे हम समपरासरी विलयन कहते हैं। परासरण दाब तभी समान हो सकता है जब दोनों विलयन की सांद्रता क्या हो, समान हो, इसलिए हम समपरासरी विलयन को समसांद्री विलयन भी कह सकते हैं, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम उदाहरण दें तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो रुधिर कोशिका होती है, रुधिर कोशिका जो होती है उसके अंदर जो द्रव है उसकी सांद्रता 0.9% W/V NaCl विलयन के सांद्रता के समान होता है। यानी कि 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान उसे हम समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन होने के लिए जरूरी है कि दोनों के दोनों विलयन की सांद्रता क्या हो, समान हो। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि जो रुधिर कोशिका है तो रुधिर कोशिका के अंदर जो द्रव है उसकी सांद्रता और 0.9% W/V सोडियम क्लोराइड की जो सांद्रता होती है वो समान होती है। यानी कि रुधिर कोशिका में रहा हुआ द्रव और 0.9% W/V सोडियम क्लोराइड का विलयन जो है वो समपरासरी है या फिर उसको हम समसांद्री विलयन कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया है 0.2 ग्लूकोज का विलयन, 0.2 मोलरिटी ग्लूकोज का विलयन बराबर 0.1 मोलरिटी HCl का विलयन। 0.2 मोलरिटी ग्लूकोज का विलयन और 0.1 मोलरिटी HCl का विलयन आपस में समपरासरी यानी कि उनका परासरण दाब समान होता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं 0.3 मोलरिटी यूरिया, 0.3 मोलरिटी यूरिया बराबर 0.1 मोलरिटी H2SO4। ठीक है,
तो ये जो आपको दिख रहा है कि रुधिर कोशिका का सांद्रता और 0.9% WB सोडियम क्लोराइड की सांद्रता समान होते हैं। ये दोनों आपके समपराश्रयी विलयन होंगे। 0.2 मोलरिटी ग्लूकोज का विलयन और 0.1 मोलरिटी HCl का विलयन, ये आपस में समपराश्रयी है। 0.3 मोलरिटी यूरिया का विलयन और 0.1 मोलरिटी सल्फ्यूरिक एसिड का जो विलयन है वो आपस में समपराश्रयी होते हैं। ठीक है, अब हमको दूसरा देखना है कि हाइपरटोनिक विलयन और हाइपोटोनिक विलयन किसे कहते हैं। ध्यान से आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया है विलयन ए और दूसरा हमने ले लिया है विलयन बी। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम। यदि मान लेते हैं आप 2 विलयन लेते हैं जिसमें से एक विलयन की सांद्रता ज़्यादा है और दूसरे विलयन की सांद्रता कम है, तो जिस विलयन की सांद्रता है ज़्यादा है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन बी। और B की सांद्रता कम है तो वो A की तुलना में हम B को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से सुन लीजिए, 2 विलयन है जिसमें से दोनों की सांद्रता अलग अलग है, क्योंकि दोनों की सांद्रता अगर समान हो गया तो समपराश्रयी विलयन हो जाएगा। ये 2 विलयन लेते हैं जिनकी सांद्रता अलग अलग हो तो उसे हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों कह सकते हैं। जैसे 2 विलयन है, मान लीजिए आपने विलयन A ले लिया, विलयन A की जो सांद्रता है वो 1 मोलरिटी है और विलयन बी की जो सांद्रता है वो 0.1 मोलरिटी है। ठीक है, तो विलयन ए, जो विलयन ए है उसकी सांद्रता अधिक है और विलयन बी की सांद्रता कम है, तो विलयन ए को हम विलयन बी की तुलना में क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक विलयन। यानी कि विलयन ए हाइपरटोनिक देन विलयन बी। मतलब सोल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक देन सोल्यूशन बी, यानी कि ए विलयन जो है वो बी विलयन की तुलना में अधिक सांद्रता रखता है और अधिक के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइपरटोनिक। दूसरा आपका होता है हाइपो मतलब कम होता है। अब जरा इसी में देख लीजिए कि विलयन बी की जो सांद्रता वो कम है और विलयन ए की सांद्रता ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक देन सोल्यूशन ए। ठीक है, मतलब ए विलयन की सांद्रता ज्यादा है और बी विलयन की सांद्रता कम है, तो बी विलयन की तुलना में ए विलयन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और बी विलयन की सांद्रता कम है, ए विलयन की सांद्रता ज्यादा है, तो बी विलयन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक देन सॉल्यूशन ए। मतलब सांद्रता समान हो, समपराश्रयी विलयन, जिसकी सांद्रता ज्यादा हो उसके लिए हम हाइपर का उपयोग करते हैं और जिसकी सांद्रता कम हो उसे हम हाइपो का उपयोग करते हैं। और हम आपको बता दें कि जब परासरण दाब समान होता है तो मान लीजिए कि आपके पास 2 सोल्यूशन है, मान लीजिए आपका ग्लूकोज सोल्यूशन को हम ए मान लेते हैं और HCl सोल्यूशन को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, या फिर यूरिया को ए मान लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार अगर दोनों की सांद्रता समान है तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई ए बराबर पाई बी, यानी कि ग्लूकोज के विलयन की सांद्रता और HCl के विलयन की सांद्रता समान है तो उसका अगर सांद्रता समान होगा तो उसका परासरण दाब समान होगा, परासरण दाब समान होगा तो उसको सिंबल देने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, पाई ए बराबर पाई बी, या फिर आप लिख सकते हैं WART बाई MA भी इजिकल टू WBRT बाई MB भी, या फिर आप लिख सकते हैं CA इजिकल टू CB। मतलब परासरण दाब समान है तो सांद्रता समान होगी, ये फाइनल है, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन आएगा तो परासरण क्रिया होगी और परासरण क्रिया होगी तो आपको दाब देना पड़ेगा। यदि परासरण दाब समान है तो इतना मान के चलिए कि उन दोनों विलयन की सांद्रता भी समान होगी। इस प्रकार हमने आपको ये जो 3 विलयन थे, समपराश्रयी विलयन, हाइपोटोनिक विलयन और हाइपोटोनिक विलयन, ये आपको हमने एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी प्रतिलोम परासरण, जिसमें मतलब उल्टा, यानी परासरण की जो क्रिया हो रही है जिस डायरेक्शन में हो रही है उसका उल्टा हमको दर्शाना है। और आपको आज पता चलेगा, जिसमें आपके घर में RO सिस्टम होगा, RO मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों करवाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको अभी देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रतिलोम परासरण, जिसको हमने लिखा है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप अपने घरों में आपने देखा होगा, सभी के लगभग घरों में फिल्टर होता है पानी को फिल्टर करने के लिए, उसको हम कहते हैं RO सिस्टम। RO, R फॉर होता है रिवर्स, O फॉर होता है ऑस्मोसिस, इसलिए उसको शॉर्टकट में RO सिस्टम कह देते हैं। लेकिन
ये जो आरओ सिस्टम है उसकी ज़रूरत क्या है, और आरओ सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि आपको पता है कि आरओ सिस्टम में पानी को शुद्ध किया जाता है। आरओ सिस्टम में पानी को शुद्ध किया जाता है। तो ये जो आरओ सिस्टम में पानी के शुद्ध करने की जो पद्धति है वो क्या है, वो समझिए आप यहाँ पर। जैसे आपको पता है कि हमारे पास में पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है समुद्र, और जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ही गंदा होता है, यानी उसमें विभिन्न प्रकार के सॉल्ट है, विभिन्न प्रकार की जो गंदगी है वो ऑलरेडी पानी में होता है, यानी जो आपका समुद्र का पानी है वो पीने योग्य नहीं है। लेकिन हमारे विश्व में पानी पीने वाले जो पानी होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है, और गर्मी के मौसम में ये जो समस्या होती है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में सभी को पीने योग्य स्वच्छ पानी मिले, उसके लिए समुद्र के पानी को फिल्टर किया जाता है, समुद्र के पानी को शुद्ध किया जाता है, ताकि वो जो समुद्र का पानी है वो पीने योग्य हो सके। तो समुद्र के पानी को, जो कि विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ रखता है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब प्रतिलोम परासरण के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर हमने आपको बनाया है। इस छोटे से फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि मान लो ये हो गया आपका पात्र बी हो गया, और ये पात्र हो गया ए। बीच में हमने लगा दिया है अर्धपारगम्य झिल्ली। बीच में क्या लगा दिया हमने, ये जो आपको दिख रहा है ये अर्धपारगम झिल्ली है। हमने आपको बताया था सेल्यूलोज एसीटेट का आप अगर अर्धपारगम झिल्ली लेते हैं तो काफ़ी मजबूत होता है। उसका कारण यह है कि सेल्यूलोज एसीटेट का अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर हम दाब लगा रहे हैं। तो आप देखिए, जब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक एटीएम का दाब है, यहाँ पर एक एटीएम का दाब अगर होगा, यदि इस एटीएम मतलब जल के ऊपर एक वायुमंडलीय दाब है और यहाँ समुद्र का पानी जिस पात्र में भरा है उसमें भी एक वायुमंडलीय दाब है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि जो जल है उसका परासरण क्रिया किधर होगा, ए से बी की तरफ होगा। लेकिन अब हमें करना क्या है कि परासरण क्रिया जो ए से बी की तरफ हो रहा है, सामान्य दाब पर जो परासरण क्रिया ए से बी की तरफ हो रहा है, उस परासरण की क्रिया को हमें उल्टा करना है, प्रतिलोम करना है, यानी रिवर्स करना है। अब उसको रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं पिस्टन। यहाँ क्या लगा देते हैं, पिस्टन। तो पात्र बी में समुद्र का पानी हमने भरा है, यहाँ हमने क्या लगा दिया, पिस्टन। अब पिस्टन लगाने के बाद हम उसमें उच्च दाब देंगे, यानी पिस्टन लगाने के बाद हम उस पर उच्च दाब देंगे। इतना दाब देंगे कि जो समुद्र का जल है जिसमें जो पानी है वो पात्र बी से कहाँ जाए, पात्र ए की तरफ जाए। तो आपको ये पता है कि जो अर्धपारगम झिल्ली है वो सिर्फ विलायक के कणों का, यानी कि समुद्र के जल में जो सिर्फ पानी का कण है वो अर्धपारगम झिल्ली से बी पात्र से ए पात्र की तरफ आएगा, जिसकी वजह से जो आपका ए पात्र है वो धीरे धीरे भरेगा, और भरने के बाद में फिर आपको इस नली से बाहर शुद्ध पानी मिल जाएगा। यानी कि हमारे विश्व की जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पानी है वो समुद्रों में है, तो समुद्र के पानी का उपयोग करते हैं शुद्ध पानी बदलने के लिए। और समुद्र का पानी जब शुद्ध पानी में बदलने के लिए किया जाता है तो वो जो क्रिया किया जाता है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने आपको क्या बताया कि यदि पात्र ए में एक वायुमंडल दाब है, पात्र बी में एक वायुमंडल दाब है, तो आपको पता है कि पात्र बी में हमने समुद्र का पानी लिया, यानी वो एक प्रकार का विलयन है, और पात्र ए में हमने जल लिया। इसका मतलब है परासरण क्रिया कहाँ होनी चाहिए, ए से बी की तरफ। लेकिन हमने क्या किया कि बी की तरफ परासरण दाब से भी, परासरण दाब मतलब ए से बी की तरफ अगर पानी जा रहा है, ए से बी की तरफ अगर जल का अणु जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन हमने यहाँ पे पिस्टन लगाया तो पिस्टन पे परासरण दाब अगर लगाते हैं तो यहाँ पे जो परासरण क्रिया है वो रुकेगी। लेकिन परासरण दाब से भी ज़्यादा दाब लगाना है, यानी कि P ग्रेटर देन पाई, क्योंकि पाई पर यानी परासरण दाब पर परासरण क्रिया रुक जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस कराना है, यानी कि परासरण की क्रिया कराना है, लेकिन उल्टा। तो उल्टा परासरण क्रिया कराएंगे तो ए से बी की तरफ जल का अणु जा रहा था, हमने पाई लगा दिया तो ए से बी की तरफ विलायक के कणों का प्रवाह रुक गया, मतलब परासरण क्रिया रुक गई। लेकिन हमें परासरण दाब से भी ज़्यादा दाब लगाना है नीचे की तरफ। जब आप परासरण दाब से नीचे की तरफ ज़्यादा दाब लगाते हैं तो इस विलयन पे क्या आता है, दाब आता है, जो समुद्र के पानी है उस पे दाब आता है। इस दाब की वजह से जो समुद्र के जल में विलायक के कण हैं वो अर्धपारगम झिल्ली से किस में आ जाते हैं, ए पात्र में आ जाते हैं, जिससे धीरे धीरे करके समुद्र का जो पानी होता है उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो पात्र बी में रह जाती हैं। लेकिन जो शुद्ध पानी है, सिर्फ विलायक का कण है, वो अर्धपारगम झिल्ली से पात्र ए में आ जाता है, जिसकी वजह से पात्र ए में शुद्ध जल आता है, और इस शुद्ध जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है
कि रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोगिता यही है कि हमारे पास पीने के पानी का जो सोर्स है वो बहुत ही कम है, तो समुद्र में जो पानी है उसका सोर्स बहुत ज़्यादा है, तो समुद्र के पानी को हम शुद्ध पानी बनाते हैं पीने के लिए। उसी प्रकार जैसे आपके घर में आरओ सिस्टम होता है, आपने देखा होगा कि आपके आरओ सिस्टम में पानी जो होता है वो टंकी का लगा होता है, लेकिन उसी आरओ सिस्टम से जब पानी बाहर आता है तो आप उसको अच्छे से पीते हो। मतलब ये आरओ सिस्टम है उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आप देख पा रहे हैं कि ऑस्मोसिस क्रिया ए से बी की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन दाब की वजह से जो पराशरण क्रिया है वो बी से ए की तरफ हो रहा है, जिससे हमें पीने के लिए शुद्ध पानी मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बड़े पैमाने पे आरओ सिस्टम समुद्र के किनारे लगा रहे हैं और वहाँ से जो शुद्ध पानी है उसको पीने के लिए अपने देश में भेज रहे हैं। तो इस प्रकार समुद्र के पानी को पूरी तरह से शुद्ध पानी में बदलने के लिए आरओ सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और आरओ सिस्टम क्या है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।